Hello everyone. Today we will discuss the topic of diabetic ketoacidosis. बेसिकली डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता कब है? ये टाइप 1 डायबिटीज में होता है, उसी का एक्सट्रीम फॉर्म है। अगर या तो इंसुलिन की कोई डोज ओमिट हो जाती है उस केस में, या फिर कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं लाइक इन्फेक्शन अगर कोई हो जाता है तो उस पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाता है। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसको हमें पता कैसे लगाएंगे कि ये किसी को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया है, कैसे पता चलेगा? इसके फीचर्स क्या हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, जिसमें सिम्टम्स क्या रहेंगे? सिम्टम्स क्या रहेंगे? हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा क्योंकि इंसुलिन का डोज थोड़ा कम हो गया है, या तो आपने करेक्ट डोज नहीं दी है, या फिर कोई डोज आप भूल गए हैं देना इंसुलिन की, ओमिट हो गई है कोई डोज, ठीक है? तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया इसमें सिम्टम्स क्या रहेंगे? अब हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से नोजिया हो जाएगा, वॉमिटिंग होगा, थर्स्ट या पोलीयूरिया, बार बार पेशेंट यूरिन पास करेगा, ठीक है, और या फिर एब्डोमिनल पेन हो जाएगा। दीज आर द सिम्टम्स। साइन इसमें क्या रहेंगे? साइन इसमें क्या रहेंगे कि हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, साथ में थर्स्ट और पोलीयूरिया हमने देखा कि ये हो रहा है। उसकी वजह से, पोलीयूरिया की वजह से डिहाइड्रेशन में जा रही है पेशेंट। डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो रही है और हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, ठीक है। और डिहाइड्रेशन की वजह से पेशेंट को क्या होगा? साथ में हाइपोटेंशन हो जाएगी, ठीक है। हाइपोटेंशन हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम निकल जाएगा, हाइपोवोल्यूमिक शॉक, हाइपोवोल्यूमिया हो जाएगा पेशेंट को इस वजह से, ठीक है। डिहाइड्रेशन की वजह से हाइपोटेंशन हो रही है, साथ में हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है। तो ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ेगा तो वो जाके क्या करेगा? मेटाबोलाइज होगा ग्लूकोज और जाके क्रैब साइकिल बनाएगी। क्रैब साइकिल में कीटोन बॉडीज बनेंगी और कीटोनीमिया और कीटोन्यूरिया हो जाता है बॉडी में, और साथ में क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी। इसकी वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर को ट्रिगरिंग एजेंट का काम करेगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और वो क्या करेगा? टैकिप्निया कर देगा। टैकिप्निया में मतलब क्या होता है? डीप रेस्पिरेशन, फास्ट एंड डीप रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग हो जाएगी। तो इसको हम, इसका दूसरा नाम क्या है इस टैकिप्निया का? कॉस्मॉल ब्रीदिंग। कॉस्मॉल ब्रीदिंग हो जाती है। हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट भी कर देता है और साथ में टैकिकार्डिया हो जाएगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो रही थी, ठीक है। तो ये सब चीजें होंगी। साथ में हाइपोनेट्रेमिया हो जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है, वहाँ पे हाइपोनेट्रेमिया होगा, और इसमें क्या होगा? मेंटली कंफ्यूज स्टेट में रहेगा पेशेंट, और या फिर कोमा में चली जाती है। इसमें आप इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? इसके 4 फीचर्स आपको याद रखने हैं कि ये 4 आपको इन्वेस्टिगेशन जब कराओगे ये 4 पैरामीटर्स मैच होने चाहिए। रैंडम ब्लड शुगर मोर देन 250 mg/dl होगा, पीएच लेस देन 7.3 होगा, सीरम बाइकार्बोनेट्स का लेवल लेस देन 15 मिलीमोल्स पर लीटर होगा, ठीक है। चौथा क्या होगा? यूरिन कीटोन मोर देन इक्वल टू 3+ हो जाएगा। और इन सब में हमने देखा, ये इन्वेस्टिगेशंस पे आपको 4 चीजें मिलेंगी, और इन सब में हमने देखा कि पोलीयूरिया हो रहा था, डिहाइड्रेशन हो रहा था, फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो मेन चीज क्या हो रही है? फ्लूइड डेफिसिट हो रहा है, 6 to 7 लीटर्स फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो हमारा मेन एम ऑफ मैनेजमेंट क्या रहेगा? हमें फ्लूइड की डेफिशिएंसी को करेक्ट करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास कोई भी पेशेंट ऐसी आई, कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल बेसिकली हमारे पास डायबिटिक कीटोएसिडोसिस करके आती है, तो हम उसे कैसे मैनेज करेंगे? सबसे पहले पेशेंट के का ब्लड लेंगे, हम एक आईवी कैनुला लगाएंगे और साथ में उसको इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेज देंगे, जिसमें सीबीसी के लिए भेजेंगे ब्लड को, रैंडम ब्लड शुगर भेजेंगे, यूरिन कीटोन भेजेंगे, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कराएंगे, यूरिन, ठीक है। साथ में रीनल फंक्शन टेस्ट कराएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, एसिड ब्लड गैस एनालाइजर्स करेंगे, साथ में ईसीजी करा लो, एक ईसीजी करा लेंगे, ठीक है। और एक्सरे कराने चाहिए, लेकिन इन केस ऑफ नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, नॉट इन द प्रेगनेंसी केस, ठीक है। आपने ये सब कराया। साथ में फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग करेंगे, क्लोज वॉच ऑफ फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग, और इनपुट आउटपुट चार्टिंग होनी चाहिए कंटिन्यूसली 1 आवर्ली, और उसके पेशेंट के वाइटल्स बहुत ही क्लोजली वॉच ऑफ वाइटल्स होना चाहिए, बीपी, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, उसका क्लोज वॉच करेंगे आप। उसके बाद हम क्या करते हैं? हमें फ्लूइड डेफिशिएंसी जो हुई है उसको करेक्ट करना है। सबसे पहले आपको फ्लूइड डेफिशिएंसी को करेक्ट करना है, तो फ्लूइड को आप रिप्लेस करेंगे। कौन सा फ्लूइड लगाएंगे? नॉर्मल सलाइन लगाएंगे, 0.9% नॉर्मल सलाइन। आपको इसकी ना परसेंटेज को बहुत ध्यान से देखना है। तो फ्लूइड डेफिशिएंसी जो 6 to 7 लीटर अप्रॉक्स आपका फ्लूइड की डेफिशिएंसी हुई है, उसको आप क्या करेंगे? फर्स्ट 1 आवर में 1 लीटर फ्लूइड लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट 4 आवर्स में 500 to 1000 ml पर आवर्ली के हिसाब से आप 0.9% नॉर्मल सलाइन लगाएंगे, और उसके बाद बीपी पल्स जब तक लगा के रखें 4 आवर्स में, अप्रॉक्सली 4 आवर्स में बीपी पल्स नॉर्मल हो जाता है। बीपी पल्स नॉर्मल हो गया पेशेंट का, पल्स और बीपी मतलब क्यों? क्योंकि उसने, आपने देखा था टैकिकार्डिया हो रखा था,
पेशेंट को हाइपोटेंशन हो रखी थी, तो वो आपके करेक्ट होने लग गए। तो उसके बाद आप सैंपल लोगे और सीरम सोडियम करवाओगे, हाइपोनेट्रीमिया भी होता है क्योंकि सीरम सोडियम कराएंगे। सीरम सोडियम का लेवल अगर लेस देन 135 है तो आपको 0.9% नॉर्मल सलाइन आपको कंटिन्यू करना है, बट एट द रेट ऑफ आफ्टर 4 आवर्स कितने रेट पे दोगे आप? 250 ml पर आवर्ली के हिसाब से देंगे। लेकिन अगर सीरम सोडियम का लेवल मोर देन 135 मिलीक्यूलेंट्स पर लीटर है तो आप क्या देंगे? 0.45% नॉर्मल सलाइन देंगे, मतलब आपने उसका परसेंटेज घटा दिया नॉर्मल सलाइन का, ठीक है। ये आपने फ्लूइड डेफिशिएंसी के दे दिया। ये कब तक करते रहेंगे, कब तक आप उसको फ्लूइड को कंटिन्यू करेंगे? फ्लूइड को हम कंटिन्यू जब तक करेंगे जब तक हमारे ये पैरामीटर्स मैच नहीं कर जाते। क्या रैंडम ब्लड शुगर आपका लेस देन 250 mg पर डीएल नहीं हो जाता। और आगे हमें 3 और बताऊंगी, जिन 3 इन्वेस्टिगेशंस में से कोई 2 आपकी करेक्ट हो जानी चाहिए। पहली, सीरम जो आपने पीएच देखा है, पीएच का लेवल मोर देन 7 हो जाना चाहिए, ठीक है। सीरम बाइकार्बोनेट्स का लेवल मोर देन 15 मिलीमोल्स पर लीटर हो जाना चाहिए, और एनायन गैप मोर देन 12 मिलीमोल्स पर लीटर हो जाना चाहिए, ठीक है। सॉरी, एनायन गैप लेस देन 12 मिलीमोल्स पर लीटर हो जाना चाहिए। उसके बाद हम साथ में ये आपके पैरामीटर्स मैच करने चाहिए। तब उसके बाद आपका फ्लूइड्स को आप कंटिन्यू तब तक करेंगे जब तक ये मैच नहीं होते। उसके बाद आप इंसुलिन देंगे। इंसुलिन का एक आईवी बोलस देंगे 0.2 यूनिट्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट आपने दिया, आपने आईवी बोलस दिया। उसके बाद आप कंटिन्यू देंगे, आप कंटिन्यू इंसुलिन देना है। इंसुलिन कौन सा देंगे? रेगुलर इंसुलिन या फिर अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन देंगे। उसके बाद आईवी बोलस देखिए आप, उसके बाद इन्फ्यूजन लगा देंगे इंसुलिन का, दैट इज अराउंड 0.1 यूनिट्स पर केजी पर आवर्ली। और किस में डाल के? नॉर्मल सलाइन में डाल के लगाएंगे, ठीक है। अब आप देखोगे कि अगर 1 आवर के अंदर 10% अगर ब्लड शुगर कम नहीं हो रहा है तो आपको उसका 1 यूनिट्स पर केजी बढ़ाना पड़ेगा इंसुलिन का लेवल, ठीक है। अगर ये नहीं कम होता है तो, और अगर कम हो जाता है तो आप कंटिन्यू करेंगे। और मेंटेनेंस डोज कितनी देंगे आप? 0.02 यूनिट्स पर केजी पर आवर्ली आप कंटिन्यू करेंगे। अब आपने देखा कि इंसुलिन के देने से जो ग्लूकोज का लेवल था वो आपको घटाना है। ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाना स्टार्ट होगा। जब ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा तो साथ में पोटेशियम को भी ले जाएगा। पोटेशियम का अमाउंट सीरम में कम होता चला जाएगा। जब पोटेशियम कम होगा तो आपको पोटेशियम का लेवल चेक करना। अगर पोटेशियम लेस देन 4 मिली मोल्स पर लीटर या लेस देन 4 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर है तो क्या आप देंगे? हम उसमें 40 मिली इक्विवेलेंट्स पर आवर्ली पोटेशियम क्लोराइड का इन्फ्यूजन चलाएंगे। और अगर सीरम पोटेशियम मोर देन 4 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर है तो हम क्या करेंगे? उसकी डोज 10 to 15 मिली इक्विवेलेंट्स पर आवर्ली पोटेशियम क्लोराइड का इन्फ्यूजन रन कर देंगे। अब आपने पोटेशियम को करेक्ट कर लिया। अब हमने देखा था बाइकार्बोनेट्स का लेवल भी कम हो रखा था, तो हमने सोडा बाइकार्बोनेट का इन्फ्यूजन देंगे जो कि 50 मिली इक्विवेलेंट्स पर आवर्ली देंगे, ठीक है। 50 मिली इक्विवेलेंट्स पर आवर्ली देंगे इन 200 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन। वो आपको कंटिन्यू करना होगा। जो कोई भी इन्फेक्शन है या कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स है उसको आप करेक्ट कर देंगे, ठीक है। वो उसके लिए आप एंटीबायोटिक्स दे देंगे, कोई भी करेक्ट कर देंगे, या फिर आपको कोई भी और कोज मिलता है उसकी आप ट्रीटमेंट करेंगे। दैट इज द सोल ट्रीटमेंट फॉर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है। और आपको इन सब के करते करते साइमल्टेनियसली आपको फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग करनी है अच्छे से, ठीक है। सो आज ये हमारा ये टॉपिक खत्म होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का, कि प्रेग्नेंट फीमेल्स में हमें किस तरीके से मैनेज करना है। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, and we will come in the next lecture with a new topic, new and hot topic. Thank you.